You are listening to SRM Podcast. Podcast for everyone. दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल। मैं हूं आदित्य और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी, हमारे परम साथी अनुभव। हेलो अनुभव, कैसे हो आप? हेलो आदित्य, मैं एकदम बढ़िया। तुम कैसे हो? काफी फिट नजर आ रहे हो। हाँ, मैंने थोड़ा सा अपने जिम को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लिया है तो अभी एक थोड़ा हफ्ते में तुम्हारे चेहरे का ग्लो और बढ़ गया ऐसा लग रहा है। अभी और निखार आएगा, अभी थोड़ा सा और निखार आएगा, कोशिश है तो वैसे चेहरे पर तो निखार आ रहा है, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो जो हमारी राजधानी दिल्ली है वहां पर एक पूरा सा चक्का जाम सा हो गया है और स्थिति शायद एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर वो चक्का जो फंस गया है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा है, किसान भी अपनी तरफ डटे हुए, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। पर अभी हम इंडिया ऑन कॉल पर इस हफ्ते उस मुद्दे के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हमने जब शुरुआत में ही वो प्रोटेस्ट चालू हो रहा था तो हमने तब भी उसके बारे में बात की थी। तो जो भी हमारे लिसनर्स हैं, तो ये चीज मैं बोलना भूल गया था, अभी मैं फिर से बोल देता हूँ। तो जो भी हमारे लिसनर्स हैं उस पॉडकास्ट को जाके सुने जिसमें हमने बोला था कि व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। उस एपिसोड का नाम है एपिसोड नंबर 10 इंडिया ऑन कॉल का, और वो आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट पे मिलेगा। तो जो जैसे मैंने बोला, मैं बोलना भूल गया था तो मैं बता देता हूँ अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को जो भी इसे सुन रहे हो। तो ये पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और जमाने भर के जितने भी पॉडकास्ट के सोर्स वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हर जगह अवेलेबल है। जाकर इसे सुनिए, जरूर सुनिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो अब तक आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए था, अगर नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो और कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा और आने वाले समय में आप कैसा पॉडकास्ट चाहते हैं, किन मुद्दों पे आप चाहते हैं कि इंडिया शुड बी ऑन कॉल। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारा मेरे हिसाब से लास्ट एपिसोड पर हमारी वेबसाइट पर भी काफी कमेंट्स आए, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट आए थे कि कुछ लोगों ने बोला कि इकोनॉमी के पे भी डिस्कशन करिए। तो जैसे ही जब भी कुछ उस तरीके की बातें होंगी तो हम लोग उस पर जरूर से जरूर डिस्कशन करेंगे। और आपको पता है कि कैसी बातचीत होती है, बातों में कई बातें निकल जाती है, तो वो सारी बातें होंगी। तो फिलहाल अभी हम जिस मुद्दे पर आज बात करने जा रहे हैं उस पर आते हैं। ये मुद्दा थोड़ा सा कह सकते हैं कि बाहर का मुद्दा है और देश का भी मुद्दा है, क्योंकि बाहर से हवा चल के ये हमारे भारत देश में पहुंचे हैं। तो हुआ ये कि क्या क्या अनुभव, क्या कह रहे हैं आप? आपने कुछ जोग्राफिकल फेनोमेना याद आने लगा। एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक फेनोमेना है। तो ये जो मुद्दा है वो मुद्दा असल में रशिया ने उठाया और ये मुद्दा उसने वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से उठाया है। तो हाँ हाँ हमने हाँ। सोचा सर्दियां आ ही रही हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस होने ही वाला है, तो जब रशिया ने पहले ये मुद्दा उठा दिया तो क्यों ना इस पे चर्चा कर लीजिए। जी बिल्कुल। तो मैं मुद्दे की शुरुआत करता हूँ एक लाइन के साथ, जो कि जो रशिया के जो कह सकते हैं कि जो रशिया के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये बात बोली। तो उन्होंने बोला कि कोट अनकोट, इंडिया इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ वेस्ट, इंडिया इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू बी एन एंटी चाइना फोर्स, समथिंग लाइक दैट। हाँ। Yes. तो He said that हाँ India is being used as an object against anti-China game. हाँ, अगेंस्ट एंटी चाइना गेम। तो ये जो कोट है, ये जो बात उन्होंने बोली, ये अपने में तो दो लाइन की बात है, पर इसके कई सारे मायने निकलते हैं। तो अनुभव, हम आपसे इसी चीज के बारे में शुरुआत करेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने ये बात कब बोली, कहाँ बोली, कैसे बोली, क्या हुआ, पूरा माजरा क्या था? आदित्य, ये बात उन्होंने रशिया में ही बोली। वो एक इंटरनेशनल थिंक टैंक में थे, रशिया इंटरनेशनल सेंटर में वो बैठे थे और वहां की वो जनरल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने ये बात बोली कि इंडिया इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ वेस्ट, इंडिया इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट एंटी चाइना एक्टिविटीज। हम्म। तो उन्होंने ये चीज बोली और उसमें और भी कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, जहां जैसे कि टर्की का जो S-400 जो उनकी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसकी डील के बारे में बात की।
जी अपनी और चाइना रिलेशनशिप के बारे में बात की, इंडिया चाइना रशिया के बीच की रिलेशनशिप के बारे में बात की, यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड के बारे में बात की। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया दैट इंडिया इज प्लेइंग इन द हैंड्स, आवर फॉरेन मिनिस्ट्री हैज गिवन अ स्टेटमेंट अबाउट हिज स्टेटमेंट। तो हाँ उसकी वजह से मुझे लगा कि द ग्रेविटी ऑफ द मैटर वाज सच दैट इट कंपेल्ड आवर फॉरेन मिनिस्ट्री टू इशू अ स्टेटमेंट अगेंस्ट दैट स्टेटमेंट। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो किसी के भी बातों पर कुछ भी कर दे। क्योंकि जैसे कई सारे देश हैं जो कुछ ना कुछ बयान दिया करते हैं भारत में, जैसे अभी फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है तो शुरुआत में जस्टिन ट्रूडो ने दिया, तो उस पर भी एक बयान जारी किया गया था। पर उसके बाद कई और लोग, देशों के लोगों ने बोला, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उस पर कोई बयान नहीं दे रही है। पर ये कुछ ऐसा मुद्दा था जिसपे बयान दिया, और बयान केवल बयान जैसा बयान नहीं था, वो एक क्लियरिफिकेशन था। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि ऐसे बोल किया कि ये जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे काफी बेबुनियाद है। तो अनुभव उस क्लियरिफिकेशन में क्या था? उस क्लैरिफिकेशन में आदित्य ये था कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे सर्गीज लैफ्रॉफ, उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जो यहाँ की जो फेमस कंट्रीज हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उस एरिया में इंडिया जो है पार्टनरशिप कर रहा है। वो एक क्वाड उसने बनाया, एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाया है, और वहां पर वो एंटी चाइना एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय यूएस एंड द वेस्ट। तो इंडिया ने इसका खंडन करते हुए बोला कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का एसेंस है वो किसी भी देश के साथ मिलकर किसी देश के विरोध में काम करना है ही नहीं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने एकदम साफ बोला कि किसी भी दो देश के बीच की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेशनशिप विद द अदर पार्टी है। मतलब जो इंडिया की और यूएस की रिलेशनशिप है उसका इफेक्ट कभी भी इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप पे नहीं आएगा, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थिंग्स हैं। तो और उन्होंने ये बोला कि हमारे जो भी फॉरेन पॉलिसीज है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे ड्राइव होती है, ना कि किसी और देश की फॉरेन पॉलिसी या उस किसी और देश की जो चाहत है उससे हम गवाह नहीं होते। तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया। जी जी, तो जैसे आपने बोला कि भारत ने कहा कि हमारे जो विदेश नीति है, जो हमारे जो बाकी देशों के साथ संबंध है, तो वो किसी और देश से गवर्न नहीं होते। तो अगर संबंधों की बात हम करें, तो अगर हम थोड़ा सा 1970-80 दशक की बात करते हैं, आजादी के बाद की बात करते हैं, ये 2010 के पहले की बात मोटा मोटे तौर पे कर लें, तो भारत और रशिया के बीच में हमेशा से एक बहुत ही ज्यादा अच्छे टाइज रहे हैं। अगर वो डिफेंस के मसले को लेकर के बोला जाए या कुछ नीतिगत मसलों को लेकर के बोला जाए, तो भारत और रशिया के बीच में काफी, कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है। एक भाई 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 का रिश्ता रहा है, जिसमें कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं है, दोनों एक बराबर के भाई हैं। काफी अच्छा संबंध था। तो पर पिछले 5-6-7 सालों में हमने देखा कि ये चीज वैसी नहीं रही है, और रशिया ने भी भारत के खिलाफ कई चीजों पे बोला है, भारत ने भी बोला। और इसकी एक वजह ये भी मानी जाती है कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि भारत जो है धीरे धीरे यूएस के खेमे में जा रहा है, जो कि भारत कभी, ऐसा मेरा मानना है कि एक खुद से एक उभर रहा था कि जो देश किसी लॉबी में नहीं जाना चाहते तो भारत के साथ जुड़ रहे थे। तो भारत अभी यूएस की तरफ, भारत का झुकाव काफी ज्यादा हो गया है, और इसी पर रशिया ने, कह सकते हैं इस वजह से भी रशिया ने बोला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भारत और रशिया के जो टाइज रहे, जो समझौते रहे और जो संबंध रहे, वो कैसे रहे हैं अभी तक? आदित्य, इंडिया और रशिया की जो संबंध की नींव थी वो नींव सबसे पहले रखी थी 1928 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। जब वो 1928 में जब लेनिन ने वहां पर जो द फेमस रेड रिवॉल्यूशन लेके आया, और उसके बाद उन्होंने वहां पे देश को कम्युनिस्ट मॉडल में कन्वर्ट किया, जार से मुक्ति दिलाई, और एक समय ऐसा लगा कि रशिया हैज टेकन ऑफ एंड इट इज गोइंग टू फ्लाई हाई। तो वहां पे जो टोटल जो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इतना
ज्यादा था कि पूरी दुनिया वाज टेकन अबैक अबाउट हाउ थिंग्स आर गोइंग इन रशिया। तो उसकी वजह से पंडित नेहरू खुद रशिया गए और उन्होंने जो जिस लेवल का डेवलपमेंट देखा, मैकेनाइजेशन देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, तो ही वाज मेस्मराइज्ड एंड ही रोट दैट bliss it was Was to it? be alive in heaven, but bliss it was to be alive, but to be young is very heaven। उन्होंने ये बात बोली थी और तब से उनको लगता था कि जो रशिया का कम्युनिस्ट मॉडल है उनको वो बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसमें गरीबों की बात होती थी, उसमें पीजेंट्स की बात होती थी, उसमें फार्मर्स की बात होती थी। और स्ट्रेटेजिकली भी आदित्य, जब भारत आजाद हुआ, नेटो की स्थापना हुई, तो अमेरिका जो है वो अलाइंड विद पाकिस्तान। और अमेरिका वाज अलाइंड विद पाकिस्तान, अमेरिका वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान। तो इंडिया wanted someone to back himself from this anti-Pakistan nexus। तो उस समय रशिया ने धीरे धीरे इंडिया का साथ देना शुरू किया और इंडिया और रशिया की बहुत नेचुरल फ्रेंडशिप हुई। और यहाँ तक कि जितने भी इकोनॉमिक डिफरेंस आई से धीरे धीरे बढ़ते गए। और जब 1971 में इंदिरा गांधी ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, उसके बाद जब रशिया ने हमारी जो 71 की लड़ाई हुई उसमें मदद की, अपनी नेवल फ्लीट भेजी अगेंस्ट द 7th यूएस नेवल फ्लीट, तो उसके बाद तो देयर वाज नो स्टॉपिंग बैक। और आज जो आलम है, मैं आपको एक छोटा मोटा पर्सपेक्टिव बस देना चाहूंगा कि इंडिया का जितना भी डिफेंस एक्सपोर्ट है मिलिट्री का, इंडियन आर्मी का, उसका 91% वी आर परचेजिंग फ्रॉम रशिया। द होल amount, the whole import of Indian Army, 91% we are purchasing from Russia। In Indian Air Force, 2/3 of the total import of defense comes from Russia, and in Navy, 40% of the total import is from Russia। So you can imagine the magnitude and the depth of relationship we have with the Russian। और आपको भी जैसे पता है कि हम लोगों के एरियाज में भी जो जिनका एडमिशन डॉक्टरी में नहीं हो पाता था भारत में, तो वो सब रशिया पढ़ने चले जाते थे। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि हमें पता चलता है कि हमारी जो रिश्ते थे वो इतने ज्यादा गहरे हैं। और इंडिया की ऑयल इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने में रशिया ने हाथ दिया। इंडिया का जो कुडनकुलम तमिलनाडु में जो पावर प्लांट है उसको स्टेब्लिश करने में रशिया ने हाथ दिया। बहुत सारी रिफाइनरीज में मदद की, डैम्स में, मतलब देयर आर इन्यूमरेबल ventures that BrahMos missile, it comprises of the two words Brahmaputra and the Moscow, the river that flows in Russia। तो ये सब मिलाकर हमें ये पता चलता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत ही गहरी है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आदित्य, मैं जैसा कि इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत बड़ी कहावत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं, फ्रेंडशिप परमानेंट नहीं होती। और रिसेंटली जब ये मोदी गवर्नमेंट आई तो जो आरएसएस के थिंक टैंक थे उनको हमेशा से रियलाइज होता था कि जो इंडिया ने ट्रेडिशनली, जो इंडिया को जब 1950s में वर्ल्ड दो ध्रुव में बटा, एक बाइपोलर वर्ल्ड की स्थापना हुई, एक तो सोवियत ब्लॉक, दूसरा यूएस ब्लॉक। तो उस में जो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चालू किया, नाम जो था इंडोनेशिया और इजिप्ट के जो उस समय के राष्ट्रपति थे नसीर के साथ। तो कहीं ना कहीं आरएसएस को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हमारा जो हम इकोनॉमिक बैकवर्ड है, वी आर स्टिल अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम लोग वी वर नॉट एबल टू अलाइन आवरसेल्फ विद द वेस्टर्न थॉट्स एंड वेस्टर्न मेथोडोलॉजी ऑफ वर्क ऑफ फ्री कैपिटल। तो इन सब वजहों से क्या हुआ कि जो आरएसएस का थिंक टैंक है उनको एक नेचुरल इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द फ्री मार्केट। तो उनको इस बात का ऐसा लगता है कि वी एंड यूएस आर नेचुरल allies because we have a vibrant democracy and the Russia is not a democracy and somewhere it's a different system altogether। तो उसकी वजह से भी जो फोकस था वो धीरे धीरे चेंज हुआ। और दूसरी चीज ये थी कि जो यूएस का जो इंटरेस्ट था पाकिस्तान में वो काफी हद तक कम हो गया। और यूएस को रियलाइज हुआ कि जो उसकी वॉर अगेंस्ट टेरर थी
उसमें पाकिस्तान जो है वो उनका उतना साथ नहीं दे रहा है, तो उनको लगा कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंडल्जिंग इन द इंटरनल अफेयर्स एंड गिविंग monetary benefits to Pakistan for the defense of the region and to help it in anti-terror activities. और उसका एक एग्जाम्पल और भी है कि उस समय जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देना शुरू किया था, उसका रीजन ये था कि रशिया वाज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर और रशिया वांटेड टू कैप्चर अफगानिस्तान। तो अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती की ताकि वो वहां से रशियन थ्रेट को काउंटर कर सके अफगानिस्तान में। लेकिन अब वो सारे सिनेरियोस चेंज हो चुके हैं, अब दोज टाइम्स आर गॉन। तो अमेरिका का जो इतना कमिटमेंट था पाकिस्तान को वो भी काफी हद तक चला गया है, और पाकिस्तान इज नेचुरली इंक्लाइनिंग विद चाइना एज वेल, जो कि किसी भी तरह से अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अब आदित्य बात समझने की ये है कि इस वजह से भारत का इंक्लिनेशन बढ़ चुका है यूएस के साथ, और कहीं ना कहीं रशिया और चाइना आपस में दोस्ती, उनकी जो मित्रता है वो बढ़ती जा रही है। तो ये सब ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। जी जी जी। तो जैसे बात हो रही थी कि क्या कहते हैं ये भारत और रशिया के रिलेशन की, तो मुझे याद है कि जो मेरे पिता हैं, हमारे पिता हैं, मतलब कि हमारे आप मेरे और आपके पिताजी जो है, तो वो जब पीएचडी कर रहे थे तो बताते थे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज पढ़ना अनिवार्य था और सब लोग ज्यादातर रशियन सीखते थे। बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने भी अपने पीएचडी के दौरान रशियन सीखी है। और कई बार ऐसा भी होता था कि ये जो मतलब जब भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो रशिया से कई सारे प्रोफेसर आए थे यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जो पुराने आईआईटीज के आप टीचर को देखें तो वो रशियन ही रहे हैं। तो रशिया और भारत में एक बहुत ही पुराना संबंध था, ब्रह्मोस की आपने बात की, तो ये चीज फिलहाल बदल चुकी है। आप कुछ कह रहे थे अंदर? मैं कह रहा था कि ये चीज आदित्य, जब I personally believe what was a watershed event in that relationship was when Russia annexed Crimea. जब क्रीमिया यूक्रेन से रशिया ने 2014 में एनेक्स किया, तो उसके बाद somehow the West and the US felt that the situation is alarming, और they wanted some stable partners with their side कि इस तरह का जो एक्सपेंशन है जो रशिया कर रहा है या फिर जो चाइना कर रहा है पार्सल और स्पार्टली आइलैंड में, जो वो 9 लाइन में अपने एरियाज जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना बना रहे, तो उसके लिए दे वांटेड लाइक माइंडेड कंट्रीज टू ग्रुप देमसेल्फ अगेंस्ट द दोस काइंड ऑफ थ्रेट्स। तो वो एक बहुत बड़ा वाटरशेड इवेंट है। जी जी जी। तो अब जरा जैसे भारत और रशिया के संबंधों के बारे में बात की, तो एक रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया और इंडो पैसिफिक रीजन के बीच में क्या संबंध है? आदित्य, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। इंडो पैसिफिक रीजन है जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड से जो रास्ता पूरा पैसिफिक ओशन की तरफ जाता है, स्टेट ऑफ मलक्का से होके पूरा रीजन जो इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारी जो कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज का जो समुद्री एरिया है वो इंडो पैसिफिक रीजन उसे कहते हैं। तो जी जी। इस रीजन में कुछ गेम चल रहा है। गेम क्या चल रहा है कि वहां पर जो 9 लाइन है, जो चाइना एक लाइन को बोलता है 9 लाइन, वो कहता है वो समुद्र का वो हिस्सा हमारा है, और उसने वहां पर जो है वियतनाम का कई सारे आइलैंड जो बोला ये हमारे हैं, और वहां पे उसने कई सारे अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाए हैं, मिलिट्री बेस, नेवल बेस बनाने की भी तैयारी कर रहा है। तो यूएस को इस चीज का इल्म तो था ही, तो उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाने की कोशिश की, एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाने की कोशिश की, उसे बोलते हैं क्वाड, जिसका मतलब है 4 देश। रशिया उसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उन 4 देशों में है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। तो ये एक गैंग टाइप का, रशिया का मानना है कि एक गैंग है। ये उनका मानना है कि ये गैंग है जो कि सारी इंडो पैसिफिक एशियन पावर्स हैं
और ये जो चाइना का वहां पे जो बढ़ते कदम है ना, चाइना वांट्स टू बी अ ब्लू नेवी। एक नेवी में टर्म होता है ब्लू वाटर नेवी। जी ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है कि आपकी नेवल कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि एक बार अपने आपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ नेवल फ्लीट लेके चल दिए तो आप दुनिया में कहीं भी मार कराएंगे, कितनी भी दूर चले जाएंगे। तो चाइना का ये एक बहुत बड़ा एम्बिशन है कि वो एक ब्लू वाटर नेवी बनना चाहते हैं। दुनिया में खाली यूएस इज द ब्लू वाटर नेवी, की वहां वो कैलिफोर्निया के आसपास या फ्लोरिडा के पास कहीं से भी निकल जाएगा और जब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक वापस नहीं आएगा। तो चाइना का भी एक ऐसा एम्बिशन है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने एक क्वाड संस्था बनाई है, वो जो कि संस्था है ही नहीं, वो एक इनफॉर्मल टर्म है जो कि यूज किया जाता है कि चाइना को वो उसके बैकयार्ड में ही दबा के रखें किसी भी तरह से। जो वो सांप ने फन एक बार बाहर निकाल लिया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर वो लोग, उनका कहना है कि हम यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, हमारा यहाँ पर जो नेवल रूट्स हैं, जो कार्गो रूट्स हैं वो एकदम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, वहां पे शांति बरकरार होनी चाहिए, इसलिए हम इस तरह का हमने दोस्ती कर रखी है। जबकि असलियत में ये चाइना को रोकने का एक बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है, स्ट्रेटेजिकल वो है, एक कोशिश है जिसके बारे में खुद रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सरगीज लैफ्रॉफ, उन्होंने बोला। और इसी के तहत एक मालाबार एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है जो कि हर साल होती रहती है। तो उस नेवल एक्सरसाइज में इंडिया, यूएस और जापान पार्टिसिपेट करते थे। ये नेवल एक्सरसाइज थी, तीनों देशों की नेवी इंडो पैसिफिक रीजन में पूरा घूमते थे, पेट्रोलिंग करते थे, कोई भी पायरेट्स की एक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और इस तरह की चीजों पे वो लोग काम करते थे। और काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज, अनकंडीशनल वॉर सिनेरियोस की प्रैक्टिस करते थे। तो इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी बुला लिया कि आओ तुम भी हमारे साथ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करो। तो उस एक्सरसाइज की बात से तो रशिया और चाइना को मिर्ची लग गई। उन्होंने सोचा ये क्वाड कोई इनफॉर्मल टर्म नहीं है, इन्होंने क्वाड को फॉर्मलाइज कर दिया मालाबार एक्सरसाइज के थ्रू। जब 4 देशों ने मिलकर एक्सरसाइज की, तब से ही रशिया और चाइना को ऐसा लगने लगा है कि एक ग्रुप बन चुका है जो कि चाइना को रोकना चाहता है। जी जी जी। तो अभी तो जैसे आपने बताया कि मालाबार एक्सरसाइज करते हैं और ये सारी चीजें सारे देश मिल के आपस में कर रहे हैं, तो इसके बारे में एक बार थोड़ा सा और अच्छे से आप बताएंगे कि ये मालाबार एक्सरसाइज है क्या? ये वाकई में जो ये फॉर्मली देश सारे मिल रहे हैं, ये केवल बहकावा, मतलब ये जो अफवाह नहीं है, ये हकीकत है कि क्या है? और रशिया चाइना का तो चलिए ठीक है, पर रशिया को इससे घबराने की क्या जरूरत है? देखिए, मालाबार एक्सरसाइज जो है वो लगभग 20-22 साल से चल रही है। सबसे पहले उसमें इंडिया और जापान पार्टिसिपेट करते थे, बाद में उसमें यूएस ऐड हुआ और इस साल से ऑस्ट्रेलिया ऐड हुआ। वो मालाबार एक्सरसाइज जो है वो इंडो पैसिफिक जो पूरा सी लेन है उसमें जितना भी मूवमेंट है गुड्स का, जो इंटरनेशनल सी रूट है, सी लाइन है, वो एकदम सुरक्षित बरकरार रहे, उसकी पेट्रोलिंग होती रहे, उसमें बिना किसी रुकावट के सामान इधर से उधर जाता रहे, उसमें किसी भी कोई भी देश डोमिनेट ना कर पाए। जैसे कि अब चाइना वहां पे डोमिनेट करना चाहता है, वो चाहता है कि हम उस एरिया के सरदार बन जाए, तो उसमें कोई नया सरदार ना बनाए, उसके लिए मालाबार एक्सरसाइज की जाती थी। उसमें ऑस्ट्रेलिया को ऐड किया गया। उसका स्ट्रेटेजिक रीजन ये था कि जैसा कि मैंने बताया कि चाइना का एम एक ब्लू वाटर नेवी बनने का है, और उसके तहत वो वहां पर जो 9 डैश लाइन में उसने ये स्पार्टले और पार्सल आइलैंड में भी खूब ज्यादा मिट्टी पाट के उसने आइलैंड बना दिया समुद्र में। तो वो सब चीजें काउंटर करने के लिए ही ये मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई है। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, और इसमें ये एक्सरसाइज जैसे जैसे समय बीत रहे तो इनका जो एम्बिट है ना वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे पहले इनका एम्बिट था डिजास्टर मैनेजमेंट, सुनामी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मॉक ड्रिल्स करते थे वो लोग, और सी पेट्रोलिंग का काम था। अब वो काउंटर टेररिज्म भी चालू कर दिया, पायरेट एक्टिविटीज के लिए भी चालू कर दिया, अनफोर्सीन सिनेरियोज वॉर पर भी वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाई अप हो चुका है इन चारों देशों। अभी फिलहाल ऐसा हो गया कि चारों देश की नेवी उस एरिया में एक साथ काम कर रही है।
और एक चीज मैं आदित्य और बताना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को मतलब बहुत कम अवेयरनेस है उस चीज को। यूएस जो है वो समझ लीजिए कि समुंदर का ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर है। अच्छा। उस, उसके पास नेवल फ्लीट्स हैं। नेवल फ्लीट का क्या मतलब होता है आदित्य, कि आपके पास एक फ्लीट है, उसमें आपके पास 60-70 नेवल शिप्स रहेंगी, और आपके पास 200-300 एयरक्राफ्ट रहेंगी, और आपके 20-30 हजार आदमी उन नेवी उन सब चीजों में बैठे रहेंगे परमानेंट। अच्छा। तो यूएस की इस तरह से नेवल, जितने भी इंटरनेशनल सी लाइंस हैं जहां पे ट्रेडिंग होती है, उसकी हर जगह एक एक नेवल फ्लीट है, ताकि पूरे रास्ते भर में कोई भी खेल ना हो। तो मैं आपको 2-3 सी जो उसकी नेवल फ्लीट है उसका एग्जांपल देता हूँ। एक नेवल फ्लीट है जो उसकी द 5th नेवल फ्लीट, वो बहरीन में है। वो जो जो अरब सागर है, जो रेड सी एरिया है, उस एरिया में ये 5th फ्लीट काम करती है, कि जो कीनिया वीनिया से, जो ताजिकिस्तान, इन इस तरह की जो एरियाज हैं, वहां से जो ये सब पायरेट्स और लोग आते हैं ना छोटे मोटे हरकत करने के लिए, वो जी सब जी। कोई हरकत ना कर सके, इसलिए वहां पे उसने एक अपनी नेवल फ्लीट बहरीन में हेडक्वार्टर करके रखी है। एक और जो 6th नेवल फ्लीट है, वो इटली में एक एरिया नेपल्स, हाँ हाँ वो हाँ। नेपल्स में स्टेशन है। नेपल्स में वो जो मेडिटेरेनियन सी से जो रास्ता सुएज कैनाल के थ्रू आता है, उस एरिया में ये मोरक्को, लीबिया, इन सब की कोई भी जो छोटे मोटे गैंग है, वो सब कोई हरकत ना करे, उसने इस तरह की एक नेवल फ्लीट रखी है। और जो उसकी सबसे बड़ी नेवल फ्लीट है आदित्य, वो है 7th नेवल फ्लीट। और वो सबसे पुरानी नेवल फ्लीट है, वो 1943 की नेवल फ्लीट है। वो है योकोसुका, जापान में एक जगह है, योकोसुका में वो नेवल फ्लीट है। उस नेवल फ्लीट में 40,000 लोग स्टेशन रहते हैं परमानेंट, और जी जी। उनके पास लगभग 300 एयरक्राफ्ट्स हैं, और इनके पास वहां पर 70-80 बड़े बड़े नेवल शिप्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसने कितने सारे अपने डिफेंस पर्सनल्स और नेवी के लोगों को डिप्लॉय कर रखा है। तो अभी कुछ समय पहले बात हुई कि वो एक और नेवल फ्लीट की स्थापना करना चाहते हैं, उसका नाम है द फर्स्ट फ्लीट। असल में आदित्य क्या था कि द फर्स्ट फ्लीट सिंगापुर में एक स्टेशन नेवल फ्लीट था, जो कि ये जो स्टेट ऑफ मलक्का से ये सारे रास्ते देखता था यूएस का। लेकिन बाद में उसको 1970s के आसपास उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन जब ये क्वाड की स्थापना हुई और उनको लगा कि हमारे और जहाज और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारी नेवी सब वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि चाइना का जो एम्बिशन है ब्लू वाटर नेवी का, जो कि, और मैं आपको एक ये भी चीज बताऊं कि अगर आपको दुनिया में हेजीमोनिक पावर बननी है, कि इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ एज ए हेजीमोन, तो आपको समुद्र पे आपका कंट्रोल मस्ट है। जैसे आप पुरानी पिक्चरों में देखते नहीं थे, जिसका जिसका समंदर, अभी जैसे रॉकी में आया था, हाँ केजीएफ में, हाँ वो हाँ हाँ। केजीएफ में कहता है समंदर मेरा, तो बिल्कुल सेम प्रिंसिपल दुनिया में भी है। जिसका समंदर है वही दुनिया का राजा है। तो अभी समंदर जो है वो रशिया का है, सॉरी रशिया का नहीं है, समंदर जो अभी है वो यूएसए का। रशिया का कभी भी समंदर नहीं हो सकता। ये मुद्दा मैं कभी बाद में उठाऊंगा कि रशिया के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन और डिफेंस पावर होने के बावजूद भी रशिया कभी क्यों एक सुपर पावर नहीं बन सकता। मैं चाहता हूँ कि जो भी ये शो देख रहा है वो कमेंट में जरूर डाले कि वाई रशिया कैन नेवर बिकम अ सुपर पावर इन स्पाइट ऑफ सच अ वास्ट कंट्री, और इन स्पाइट ऑफ सच अ गुड डिफेंस प्रोडक्शन और इतनी सारी कैपेबिलिटीज होने के बावजूद। तो जो चीज यूएस के पास है, इतना ब्लू वाटर नेवी, ट्विन ओशियन पावर, तो चाइना भी ऐसा अपना सिस्टम करना चाहता है कि उनकी नेवी बहुत ही स्ट्रांग हो। तो उसकी उन सब थ्रेड्स को, और ये जो क्वाड की स्थापना हुई, मालाबार एक्सरसाइज, तो अब यूएस को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक और नेवल फ्लीट होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमने एक फर्स्ट नेवल फ्लीट थी सिंगापुर में, जो उन्होंने डिसबैंडल कर दी थी, तो अब वो हम्म। कह रहे हैं हम एक दोबारा से एक फर्स्ट नेवल फ्लीट की स्थापना करते हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया में हम उसको स्टेशन करेंगे। तो अभी उन सब की भी बात हो रही है। भारत के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि भारत की खुद की नेवी है, और जापान में एक उसकी यूएस फ्लीट है, एक ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी, तो मतलब एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो चाइना को काउंटर करने में काफी इजी आएगा।
जी जी जी। तो आपने बता ही दिया कि कितना बड़ा ये खेल चल रहा है। अगर ये वाकई में क्वाड जो है, अगर ये रजिस्टर्ड संस्था है, तो इन्होंने मिलकर के कितना किया है। और अगर वाकई, हालांकि ये बोला हमेशा से जाता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं है, ये अपनी जरूरतों के लिए किया गया है, पर हकीकत सब लोग समझ रहे हैं, सब समझदार है। तो जाते जाते एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। हम लोग ने इस आज के टॉपिक में जो भी बात की, हम भले ही रशिया ने कुछ बोला, रशिया के मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, यूएस क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ये जापान, इंडिया मिलके क्या कर रहा है, हम लोगों ने सारी बातें की। पर ये सारी बातें जो घूम फिर के एक बिंदु पर आ रही थी, और वो बिंदु है चाइना। तो भारत को, हम तो ये मानते हैं कि भले ही जो रशिया ने बोल दिया हो कि भारत जो है, क्या कहते हैं, यूएस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, पर हमारा तो ये मानना है कि इंडिया भी एक सुपर पावर बन के मतलब आगे है। ये हर भारतीय का सपना भी है। भारत में जो जिस तरीके के जो हमारे राजनेता हैं हम लोग को सपना दिखाते हैं, तो उस हिसाब से हम सुपर पावर बनेंगे कभी ना कभी। तो भारत को फिलहाल जो अपना पड़ोसी है, वो पड़ोसी जो कि उसके लिए एक बराबर से बड़ा खतरा है, चाइना, आगे भविष्य में। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? आदित्य, चाइना को काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए तो नहीं, मुझे लगता है कि मैं इतना बड़ा डिप्लोमेट या फिर इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं बोलूं कि क्या करना चाहिए। बस मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो कि what India is doing right now और what are the things that they might do in future as well। तो उसमें पहली चीज ये है कि हमको अपना डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जो हमारा इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, तो हमको एक गैप एनालिसिस करने की बहुत बड़ी जरूरत है कि चाइना की प्रेजेंट कैपेसिटी क्या है और हमारी प्रेजेंट कैपेसिटी क्या है, और जो डिफरेंस है उसको मीट करना हमारा एक प्राइम फोकस होना चाहिए कि हम जल्द से जल्द ऐसी चीजें प्रोक्योर करें, ऐसे सिस्टम्स प्रोक्योर करें कि वी कैन मैच एंड गिव फायर टू फायर अगेंस्ट चाइना। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने डिफेंस, जो तीनों धड़े हैं डिफेंस के, उनके मॉडर्नाइजेशन पर, उनकी फंक्शनिंग है उस पर एक बहुत ही मेजर ओवरहॉल करने की रिक्वायरमेंट है, जो कि धीरे धीरे समय के साथ हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है कि हमको लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एक अच्छा रिलेशन जो स्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि इंडिया खुद कर रहा है, जो मैंने क्वाड का एग्जांपल दिया। पॉइंट नंबर 3 है, हमें ये बात खुद से समझनी चाहिए, जो कि मुझे कहने में थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि कई बार हम लोग अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन वो बहुत ही गलत कंपैरिजन है। चाइना हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा आर्थिक शक्ति हो चुका है इस वक्त, तो हमारा उनका कोई इस वक्त कंपैरिजन नहीं है। तो हम जितनी जल्दी इस बात को समझेंगे उतना हमें बेटर रहेगा उसको पहचानने में और अपने आप को सुधारने में। तो इस चीज को भी ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि चाइना इट्स अ वेरी बिग पावर और वी कैन नॉट कंपेयर अवरसेल्फ राइट नाउ विद चाइना। पॉइंट नंबर 4 है कि हमको जो है चाइना के साथ ही अच्छे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कि मतलब हम परमानेंट लड़ाई के मोड में रहेंगे वो चीज सही नहीं है, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे कि यूएस और चाइना, जब तक वो लोग खुद आत्मनिर्भर नहीं बन गए कि हमारे पास इतना दम है कि हम किसी से भी टक्कर ले ले, तब तक वो दुनिया में चौधरी बनने नहीं गए थे, तब तक वो दुनिया में चौधरी बनने गए ही नहीं। तो बात यह है कि हमको ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं करनी चाहिए कि ऐसा लड़ाई झगड़ा हो। हमारे पास अभी इतना दम नहीं है। हमारे यहाँ पेंडेमिक होता है तो बिहार में किसान पैदल चल के घर जाते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जाके लड़ाई झगड़ा करें। तो कॉर्डियल रिलेशन बनाकर समय बिताने की और अपने आप को मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आखिरी चीज ये है कि हमको खुद जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें बेटर एंगेजमेंट करने की जरूरत है। हमको कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि हम कई सारे मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है उससे चीप लेबर में अपने शिफ्ट कर सकें और बाकी देशों के साथ बेटर संबंध बना सके। तो हम जितना पर्सनल लेवल पर इकोनॉमिकली और मिलिट्री वाइज जितना मजबूत होंगे, चाइना का रिस्पेक्ट उतना बढ़ेगा हमारे लिए
और चीजें कोऑर्डिनेट होती जाएंगी। तो बस मेरा इतना ही कहना था, और बाकी सब तो समझदार हैं ही। जी जी। तो कुल मिलाकर के जो बात है वो बात ये है कि फिलहाल अभी भारत को जो ये सेल्फ रिलायंस टर्म आया, भारत में जो आत्मनिर्भर भारत आया, तो थोड़ा सा एक केवल कागजों में और रैलियों में और पोस्टर में नहीं, या क्या कहते हैं मन की बात में नहीं, भारत को वाकई में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। और आत्मनिर्भर ऐसा आत्मनिर्भर नहीं कि जिसमें आप यूएस के पीछे लगे रहें या आप किसी एक देश को अपने बाजू में रख के चले। तो भारत को खुद से इस आत्मनिर्भरता की जरूरत है। और फिलहाल मुझे लगता है कि हमें जितना भी कुछ इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी हमने आज कर ली है। और अनुभव आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कि आप फिर, अच्छा, मैंने आपको बताया था क्या कि हमारे क्या कहते हैं हमारे जानने वालों ने इस पॉडकास्ट को सुना, उन्होंने कहा कि बहुत ही ज्यादा भारी भारी बातें कर रहे हैं लोग। पर आदित्य, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना आज क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक्स में काफी इंटरेस्ट है, और इस चीज के लिए मुझे कोई ऐसा बैकग्राउंड रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि these things are in my daily life. I keep on reading these things. I can talk endlessly for many hours on these topics. तो मुझे लगा क्यों ना अपनी पिच पे बैटिंग की जाए आज। नहीं, और ये जरूरी भी, क्योंकि जो फार्मर प्रोटेस्ट का जैसे जो मुद्दा है, हालांकि कई लोगों का क्या मानना ये रहता है कि थोड़ा जो वायरल चीजें उस पर बात करें तो वो देखी ज्यादा जाती है, पर मुझे लगता है कि इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनको छूना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो या देख रहा हो और उसको हमारे ये जो आज की वार्तालाप थी अच्छी लगी हो, तो प्लीज और प्लीज हमारे पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें, चाहे वो स्पॉटिफाई हो, एप्पल पॉडकास्ट हो, गूगल पॉडकास्ट हो, जियो सावन हो, हर जगह ये पॉडकास्ट अवेलेबल है। वहां इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पर हम आ गए हैं, बराबर से आ गए हैं, थोड़ा 1 महीना भी होने वाला है हमको यूट्यूब पर आए हुए, तो उस हिसाब से हम कुछ ठीक ही कर रहे हैं, मतलब कुछ बहुत ही चौड़े में नहीं आए हैं, पर आ गए हैं। तो जो भी देख रहा है देखते रहे, क्योंकि हम बराबर आते रहेंगे। ऐसे ही हमारा मंगलवार बुधवार आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको हमारा ये वीडियो और ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगर आप अगले पॉडकास्ट और वीडियो के लिए कुछ अपनी तरफ से चाहते हैं कि हम लोग उस विषय पे चर्चा करें और इंडिया ऑन कॉल में बात करें, तो अपने कमेंट्स जरूर लिखें। जी जरूर। तो अनुभव आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस पॉडकास्ट में हमको इतनी ज्यादा ज्ञान भरी बातें बताते हैं, जो कि हमको नॉर्मल तौर पर यूट्यूब के ट्रेंडिंग वीडियोस में नहीं मिल पाती है, या किसी अखबार के पेज 3 तक ही हम पढ़ते ज्यादातर, तो वहां पे नहीं मिल पाती है। तो बहुत ही धन्यवाद आपका। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। अगले तो हफ्ते मुलाकात होगी जी इसी बिल्कुल, टाइम पर। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप सबने सुन लिया है, एक बार फिर से मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, और इस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है srmpodcast.com, वहां पर हम और भी ढेर सारी चीजें कर रहे हैं। हम भारत का पहला हिंदी में पेरेंटिंग पर एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, उसके 10 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, तो उसको जरूर सुने। वो भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको भी हम ऑडियो से वीडियो फॉर्म में भी ले आए। और तब तक के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइए, हमारे कई लेखकों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरव्यूज पढ़े हैं, कई सारी चीजें, आप जाएंगे तो आपको अच्छा जरूर लगेगा, मजा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।